देश 2024 के और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझानों के हिसाब से कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं। रायबरेली अमेठी की सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा की 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका हरियाणा में भी शुरुआती रुझानों में एनडीए को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में की थी, लेकिन इस बार देखिए 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। तो बड़ा ये मुकाबला है और बेहद ही दिलचस्प ये आंकड़े बड़े संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बेहद यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश वो जो आगे का इतिहास तय करता है, आगे के इतिहास की कहानी जो है वो लिखता है। और जिस तरीके से हमने उलटफेर देखा है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले, 5 सीटों पर पिछली बार जीती थी और इस बार सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। 41 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। तस्वीर देखिए उन्नति किस तरीके से यहाँ पर बदली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गिरिराज सिंह पिछली बार कन्हैया कुमार को उन्होंने मात दी थी, इस बार अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला कहीं ना कहीं वाराणसी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उसके बाद देखिए तस्वीरें बदली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में है वाराणसी सीट से, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो बेहद ही ज्यादा खास ये नतीजे सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईस्ट यूपी समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में बढ़त बनाती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मछली शहर, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, ये वो इलाके जहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है सपा। बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर में सपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो शुरुआती रुझानों में आप देखिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये काफी ज्यादा रोचक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है। और बात की जाए जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी लगातार घेरती नजर आ रही थी। इस बीच राम मंदिर, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी एक तरफ ले जाएगी पूरा मुकाबला, लेकिन शुरुआती रुझानों में आप देखिए उन्नति कि यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये तमाम इलाके जहां पर बीजेपी इस बार कह रही थी कि हम बढ़त बनाते नजर आएंगे, जीत हासिल करेंगे, कमल खिलाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी शुरुआती रुझानों में भी बढ़त बनाती दिख रही है। 41 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाती दिख रही है। ईस्ट यूपी की खासकर हम आपको लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये वो तमाम इलाके जहां पर बढ़त बनाती दिख रही है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान जो है क्या संदेश दे रहे हैं, क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करते हैं। ईशा, देखिए बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं 6 सीटों पर लीड लेती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। हरियाणा में क्या स्थिति फिलहाल आप देख रही हैं और कितने राउंड की गिनती वहां पर हो गई है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिक्का चला है। जिस तरीके से उन्होंने अपने खेमे के नेताओं को यहाँ पर टिकट दी है और वही जो नेता हैं यहाँ पर कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा में जो गुटबाजी है, कांग्रेस सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए मेरी जो प्राथमिकता है वो जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो विजन है वो इम्प्लाई करना। हमें ऐसी किसी तरह की, जैसे और पार्टियों के नेतृत्व ने द्वेष और कटुता की भावना अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए दिखाई है, वैसी हम में कोई भावना नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम ही हम हैं, ना ही आई थिंक उस तरह की कटुता और द्वेष जब किसी में होता है और ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा ईर्ष्या जब किसी में होती है शीर्ष नेतृत्व के प्रति, तब फिर ऐसी बातें आती है कि 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली या 1 गज ज़मीन भी नहीं मिली। तो हम ऐसे नहीं हैं। हम उनके जो हैं एजेंडाज जो हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो एजेंडा हैं, वो भारतवर्ष में पूरी जगह लाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी, हम वो 2 गज ज़मीन भी दिलाएंगे और उसमें भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, सब बता दिया है प्रशासन को, बहुत
तरतीब से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। जो भी आगे चल रहे हैं, गुड़गांव क्षेत्र की जनता आगे चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तमाम दिग्गज हैं जो प्रत्याशी हैं मैदान में, वो अभी भी अपनी जीत पर लगातार अडिग हैं, भरोसा रखे हुए हैं और दोपहर तक जो तस्वीर साफ होगी उसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है ईशा ठाकुर और संजना भी दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, पहले आप अपनी अपडेट पूरी कीजिए, फिर संजना का रुख करते हो। बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि उनका ये अंतिम चुनाव है और इसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। टिकटों का जब बंटवारा हुआ था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो दूसरा खेमा है सुरजेवाला गुट है, जो उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए थे कि अपने खेमे के नेताओं को इन्होंने टिकट बांटी है और यहाँ पर उनका सिक्का चला है। गुड़गांव से उन्होंने अपने मित्र को यहाँ पर टिकट दिलवाई। अगर हम बात करें गुड़गांव सीट की, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के साथ सीधा मुकाबला राज बब्बर का है। राज बब्बर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मित्र हैं, उन्हें टिकट दिलवाई और 37,000 की वो लीड यहां पर ले चुके हैं। अगर रोहतक की सीट की बात करें तो रोहतक की सीट लगभग पक्की हो चुकी है। कांग्रेस के खाते में जाती हुई 70,000 से लीड यहां पर कर चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा से एकमात्र कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो बेटे हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा से वो हार गए थे चुनाव, लेकिन इस बार अरविंद शर्मा से काफी आगे निकल चुके हैं और माना जा रहा है कि 2 के घंटे में नतीजे बिल्कुल सामने आ जाएंगे रोहतक के। और रोहतक की जो सीट है वो पक्की हो चुकी है। दूसरी सीट हम सिरसा की बात करें, हालांकि यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है अलग गुट की मानी जाती है, विरोधी गुट की मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा मार्जिन यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है और लगभग सीट यहाँ पर पक्की हो चुकी है कुमारी शैलजा की और माना जा रहा है कि वो ये सीट जीत जाएंगी। अशोक तंवर को बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा था, हालांकि वो बीजेपी से नेता नहीं रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी से सीधे भारतीय जनता पार्टी में वो आए। इसके बाद अंबाला सीट की अगर बात करें, अंबाला का पहले ही ये माना जा रहा था कि यहाँ पर अंबाला से जो कांग्रेस है वो सीट ले जाएगी और अंबाला से वरुण मुलाना को टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाई है और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा मार्जिन लगभग 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं और ये सीट भी लगभग पक्की मानी जा रही है कांग्रेस की। बंतो कटारिया जो कि रतन लाल कटारिया की धर्मपत्नी है, उन्हें यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। रतन लाल कटारिया का देहांत हो गया है। 2014-2019 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था और बीजेपी को लगता था कि शायद सहानुभूति की वोट जो है बीजेपी के खाते में पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज जो 4 सीटें हैं, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और साथ ही साथ करनाल की अगर हम बात करें, ये सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और फरीदाबाद में और सीटें हैं जिसमें वो आगे नहीं चल रही है। राहत की बात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए है कि वो 28,000 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर नतीजे इस तरीके के ही रहते हैं या 5 से 6 सीटें कांग्रेस निकाल लेती है इन 10 लोकसभा सीटों में, तो बीजेपी के लिए सिरदर्दी बढ़ने वाली है और विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहेंगे। 2019 में 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन 40 में ही सिमट गई थी। 90 विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा की सीटें अगर कांग्रेस ज़्यादा ले जाती है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो विधायक हैं उनका रुख भी बीजेपी से हटकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। और अल्पमत के जो आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती आ रही है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी मुसीबत में फंसती हुई हरियाणा सरकार नजर आ रही है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसका असर सीधा उन चुनावों में पड़ सकता है। ठीक है, इसे तस्वीर तो साफ होती जाएगी, जैसे राउंड क्लियर होती जाएगी, तस्वीर और ज्यादा साफ होती जाएगी। इसका इंतजार रहेगा कि मंगलवार का दिन आखिर किसके लिए मंगल साबित होगा। फिलहाल हमारे साथ संजना भी लगातार जुड़ी हुई। संजना, आपके पास हो, जिस तरीके से दिल्ली की सियासत की अगर बात कर ले, दिल्ली में क्या कुछ रुझानों की तरफ देखने को मिल रहा है? क्लीन स्वीप जो बीजेपी करने की बात कर रही थी, यहाँ पर एक बार फिर से जैसे कि एग्जिट पोल्स में भी देखने को मिला था कि एक सीट बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है और ये रुझान जो अब तक देखने को मिले हैं वहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि एक सीट आम आदमी पार्टी के पास जाती दिख रही है। जी
बिल्कुल देखिए, अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन जो था वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनी बातों को आगे रख रहा था, और जिसमें कि ये देखने को मिला है कि 6 आउट ऑफ 1 का रेशियो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन ने बीजेपी के साथ टक्कर लेते हुए निकाला है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में क्योंकि अगर हम देखें तो 7 सीटें टोटल हैं, तो 7 सीटों में अगर हम देखें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे अगर हम बात करें मनोज तिवारी की जो कि उत्तर पूर्व से खड़े हैं, वो कन्हैया कुमार को बहुत ही अच्छी टक्कर देती हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने 15,005 वोटों से 15,505 कुछ वोटों से वो जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बांसुरी स्वराज की जो कि नई दिल्ली से हैं, वो भी 5,000 कुछ वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें योगेंद्र चंदौलिया की जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, तो वो भी 16,000 कुछ वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा कमलजीत सहरावत वेस्ट से वो भी 17,000 कुछ वोटों। संजना, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुझानों के हिसाब से, जहां बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। पिछली बार कन्हैया कुमार को यहीं से मात दी थी और इस बार पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती भी आगे चल रही हैं। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल आगे चल रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। लगातार ये शुरुआती रुझान जो देखने को मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, उनका गढ़ है, यहाँ से आगे चल रहे हैं। और शुरुआती रुझान में हरियाणा की बात करें तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर मंडी से कंगना रनौत की बात करें तो वो भी आगे चल रही है। शुरुआत में पीछे चल रही थी, लेकिन अब बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं, परिपक्व नेता है, लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं। और आगे बात करें पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं और एक बड़ा मार्जिन देखा जा रहा है जिससे वो आगे चल रहे हैं। टिहरी की बात कर ले तो टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं रुझान, वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, कई राउंड्स होने और राउंड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जब तक राउंड्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक क्या कुछ तस्वीर रहती है, पल पल पर बदलती रहती है। और एक बार फिर से लौटेंगे, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए। संजना, आपके पास आते अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि कमलजीत सहरावत जो हैं वो 17,000 कुछ वोटों से आगे चल रही हैं। इसके अलावा हम बात करें तो साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी की, वो भी जो हैं अगर हम बात करें तो 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो एक सीट जिसकी बात हो रही है, जिसपे जो टक्कर है वो कांटे की चल रही है, वो है जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल के बीच की टक्कर, जो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे कि जो चांदनी चौक है, जो एरिया है चांदनी चौक, वो व्यापारी वर्ग का है। और क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जो है वो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए जेपी अग्रवाल की, तो जेपी अग्रवाल का एक अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसे में जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं जेपी अग्रवाल का बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली में बात हो रही थी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कहीं ना कहीं कितना वोटों में तब्दील हुआ है, कितनी जो चीज़ें हैं, कितनी जो जनता ने किस हद तक जो है उसे वोट में तब्दील किया है और किस हद तक ये काउंटिंग में नजर आने वाला है, ये सब कुछ आज जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी भी जो समय है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी भी 11 बजे का समय है। हम ये कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पलट सकती हैं। अगर हम बात करें अभी ओवरऑल जो आंकड़ा चल रहा है 291, एनडीए के पास जो है वो 291 का आंकड़ा है और इंडिया अलायंस के पास जो है वो 226 का आंकड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ तौर पर दिखा रहा है कि अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है। ये जितने आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं अभी 12 बजे के बाद उलट सकते हैं। दोपहर तक क्या तस्वीर साफ होती है संजना, आगे आ जाए, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और राजधानी दिल्ली में जनता ने दिल किसको दिया है ये भी देखना बेहद ही खास रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ तमाम जानकार भी जुड़ गए हैं, जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ सत्येंद्र जैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। कुमार श्रीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत कुमार श्रीकांत जी आप ही के साथ करती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं और एनडीए के लिए भी अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से वो लीड करते हुए नजर
आ रहे हैं, मार्जिन जो कम बना हुआ है, ये चिंता की बात भी है और राहत की बात भी है अलग अलग दलों के लिए। लेकिन इसी के साथ यहां पर मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, ये कितनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति एनडीए के लिए समझी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ब्लॉक पूरे खुले नहीं हैं जी, तकरीबन 21 है और अभी तक केवल 4 से 5 ही ब्लॉक खुले हैं। नहीं तो अगर किसी की आप लीड 20,000, 22,000, 50,000 दिखा रहे हैं तो इसका क्लियर कट है कि अभी तक पूरे ब्लॉक खुले नहीं हैं। तो अभी ब्लॉक खुले मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक का हमें समय देखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अभी किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जो लीड है वो लीड कितनी है, क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन की ही उस पर देख रहा था कि अलग अलग राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा था और इंडी गठबंधन जिस तरीके से उसने पूरा चुनाव फाइट किया है जी, वो वाकई जमीनी मुद्दे हैं जिन जमीनी मुद्दों पर उसने एनडीए को घेरा है। पहले और दूसरे फेज तक एनडीए बड़ा कमजोर सा लगा, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अलग अलग मुद्दों पर आना पड़ा और अलग अलग मुद्दों पर बात करनी पड़ी। उसके बाद अगर आप देखिए अभी तक क्या हम लोग जो दिखा रहे हैं या फिर आप जिन मुद्दों पर बात कर रही हैं या फिर जो आंकड़े आपके सामने हैं, ये क्या वही ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल है ये? अगर यही ओपिनियन और एग्जिट पोल है तो मुझे लगता है कि उससे 180 डिग्री बिल्कुल हम अलग हैं इस वक्त आंकड़ों में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी वक्त है और जो चीजें शुरुआती दौर में निकल कर आई, और देखिए जब बैलेट पेपर खुलता था तो आप हमेशा देखती थी कि बीजेपी बढ़त बनाती थी जी, बैलेट पेपर में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती थी। लेकिन बैलेट पेपर में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी भी माइनस गए हैं, पिछड़े हैं। जी जी, तो क्या ये एक ऐसी आशंका है, कुछ ऐसा निकल कर आने वाला है जिसको लेकर उम्मीद नहीं थी या फिर किसी ने सोचा नहीं था? क्या जमीन पर इंडी गठबंधन बेहतर लड़ा है, ये अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें 12 साढ़े 12 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हाफ निकल जाएगा, यानी कि 21 या 20 में से हाफ से अपन यानी कि वो सारी चीजें निकल जाएंगे, टॉप अप हो जाएगा, तो उस वक्त हम किसी मुद्दे पर बात करने लायक होंगे। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने बेहतर चुनाव लड़ा है, और खासतौर से यूपी जो सत्ता का रास्ता दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, वहां अगर समाजवादी पार्टी इतना बेहतर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जिसका वोटर नहीं था, फुट सोल्जर्स नहीं थे, क्या समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन बेहतर हुआ है? क्या वो वोट ट्रांसफर हुआ है? अगर हुआ है तो उसका एक तरीके से जो सीटें बेहतर निकालती हुई कांग्रेस और समाजवादी दिख रहे हैं, ये अच्छा है, बेहतर है, विपक्ष के लिए बेहतर है, और मुझे लगता है कि बीजेपी एनडीए के लिए भी बेहतर है, अच्छा विपक्ष मिलेगा उनको। बिल्कुल कुमार श्रीकांत जी, इस बार तस्वीर तो बिल्कुल उलटफेर देखने को मिली। जिस तरीके से एग्जिट पोल में हमने देखा कि एक तरफा मुकाबला जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन शुरुआती रुझान जो अब तक देखने को मिल रहे हैं, इसमें तस्वीर कुछ और देखने को मिल रही है। आपके पास आते हुए सत्येंद्र जैन जी, और उत्तर प्रदेश को ही आपके पास लाते, उत्तर प्रदेश वो है जो आगे की कहानी लिखता है, ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में। और शुरुआती रुझान में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी आपको बड़ी चोट देती दिख रही है, क्या कुछ कहना आपका इस पर, शुरुआती रुझानों पर? देखिए, शुरुआती रुझान है, अभी आप ही ने कहा कि 12 बजे के बाद, और कई सारी जगह पर जो लीड हो रही है वो कुछ थोड़े वोट्स की है, ज्यादा नहीं है, तो आगे पीछे ट्रेलिंग हो रही है, तो उसके बाद उससे रहेगा। अभी दिल्ली का ही देख रहा था एक सीट का, तो उसमें 1 वोट से अभी हमारे प्रत्याशी आगे हो गए। अब सातों की सातों सीटें हम पे भाजपा आगे चल रही है। आपने स्वयं बताया कि शुरुआत में मोदी जी का बनारस में पीछे थे, लेकिन अब तो वो बड़ी लंबी लीड उनकी भी हो गई है। तो इस प्रकार से चलता रहता है अभी, और 12 साढ़े 12 बजे की स्थितियां क्लियर होती है। और देखिए, जिस प्रकार से बहुमत तो हमारा आ ही चुका है, अब हमें और आगे बढ़ाना है। और निसंदेह मैं तो ये कहता हूँ, अभी आने दीजिए, 370 का तिलक इस भगवान रूपी जनता ने किया है। और जिस प्रकार से चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो पहली बार 29 की 29 सीटों पर ही भाजपा आगे चल रही है। और गुजरात में, सूरत में तो हमारा श्री गणेश पहले ही हो गया, तो एक तरह से अकाउंट हमारा खुल ही गया था पहले ही। अब कांग्रेस जरूर जो स्वतंत्रता के पश्चात इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन वो घुटनों के बल आ गई। उनका प्रत्याशी मध्य प्रदेश में इंदौर से बाहर हो गए, नामांकन वापस ले लिया। और समाजवादी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो थे, 2 बार या उन्होंने अखिलेश जी ने प्रत्याशी बदला,
लेकिन वो भी प्रत्याशी भाग खड़े हुए और उनका नामांकन निरस्त भी हुआ, तो ना वो सुप्रीम कोर्ट गए, जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट तक, तो कुछ खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 10 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट, जहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा से ये तस्वीर निकलकर फिलहाल सामने आ रही है, जहां हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। 2019 का अगर जिक्र करें तो 10 की 10 सीटें अपने नाम की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार देखिए 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है ये, लेकिन बड़ा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं और दोपहर तक क्या तस्वीर साफ होती है देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी पीछे चल रही है। 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है महज, लेकिन 6 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, लगातार आपको तमाम अपडेट्स बता रहे हैं किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी जो पिछली बार क्लीन स्वीप करती नजर आई थी, इस बार रुझानों में जो है पीछे चल रही। 10 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर कांग्रेस बनाती दिख रही है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जिस बीच हमारे साथ हमारे तमाम जानकार भी जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के मुख्यालय से, जहां पर एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी के चेहरों पर एक खुशी यहां पर देखने को मिल रही है। रुझान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, पवन खेड़ा आप देखिए, एक खुशी देखने को मिल रही है उनके चेहरे पर, और जिस तरीके से एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए थे उसको लेकर काफी नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें बेहद खुश नजर आ रहे हैं तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संतुष्टि दिख रही है, क्योंकि भले ही शुरुआती रुझानों में ही सही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक राहत की बात फिलहाल निकलकर नजर आ रही है। और जो तमाम आरोप लगाए गए थे, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण भी दिया था, और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, रुझान लगातार अपने आप सामने तस्वीर बयां कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राजीव जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी, हालांकि उसकी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी समझी जा रही थी कि बीजेपी खुद अकेले 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार करेगा। हालांकि अभी कई राउंड होने बाकी हैं, लेकिन आपको लगता है क्या बहुमत के अलावा यह आंकड़ा छू पाएगी एनडीए? देखिए, यदि आप एग्जिट पोल की बात करें जी, जहां 400 के आसपास सब लगभग आंकड़े बताए जा रहे थे और पोल में 370 का एवरेज बताया जा रहा था, यदि वो बात सही होती तो 2 घंटे में, जैसे अब 3 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे के अंदर ही वो सेटल हो जाता चुनाव परिणाम की दिशा में जा रहा है। जो परिणाम अभी आ रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल क्लियर प्रूफ होती है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं पूरे तरह से फेल हो रहा है, एक बात। अब दूसरी बात जो है, मेजॉरिटी किस एनडीए की आएगी कि इंडिया की आएगी, ये अभी तक के जो रिजल्ट्स दिखाए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है उसमें। वो कहीं ना कहीं यदि आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो वहां भी वो भाजपा को पीछे, मेजॉरिटी से पीछे बता रहा है। तो ये टक्कर जो है कांटे की बहुत टक्कर है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे अभी जो पूर्व में हमारे माननीय सम्मानीय पत्रकार महोदय थे, आपको किसी का नाम गलत लेने का अधिकार नहीं है। इंडिया गठबंधन को इंडी कहने का अधिकार राजनीतिक पार्टी को हो सकता है, लेकिन मीडिया को नहीं है। इसलिए या तो वो फिर मुझे नहीं मालूम भाजपा के प्रवक्ता है तो मैं फिर तो उनको राइट हो सकता है, लेकिन यदि वो पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का नाम हमें बिगाड़ के नहीं बोलना चाहिए, मेरा उनसे अनुरोध है। दूसरी बात, जहां तक मध्य प्रदेश और की बात कही थी, मध्य प्रदेश में भी 4 सीटें जो हैं वो एक स्टेज पे आके कांग्रेस आगे आ गई थी। सबसे बड़ी बात जो है कि जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनकी जीत पर कभी भी कोई डाउट किसी को नहीं है, वो पहली बार मतलब जो है चुनाव इसमें पिछड़े चुनावी गणना में, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जहां उनको सबसे हाईएस्ट वोट 6, 7, 8, 10 लाख वोट की जीत की हम कल्पना कर रहे थे, वो उनका किसी भी रूप में पिछड़ना, चाहे वो पोस्टर बैलेट में पिछड़े हो या पहले राउंड के उसमें पिछड़े हो, ये निश्चित रूप से इस बात को शो करता है कि एग्जिट पोल जो है वो वास्तव में एग्जिट नहीं है और कहीं ना कहीं उनसे फील्ड में बड़ी त्रुटियां हुई हैं। और ये हमने देखा है कि एग्जिट पोल में कई जितनी सीटें नहीं लड़ रहे थे, उससे ज्यादा सीटें पार्टी को दे रहे थे, जहां कुल सीटें उससे ज्यादा सीटों का आकलन किया जा रहा था। बहुत सी इसमें डिफेक्ट्स हैं। तो इसलिए हमें अभी सिर्फ अब ये
ये अभी तक का जो आकलन आ रहा है, इससे अभी पोजीशन मुझे लगता है कि कम से कम अभी 2 घंटे अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो दिख रही है, कांटों की लड़ाई दिख रही है। कोई भी अभी पार्टी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस जरूर निश्चित रूप से वो एनडीए के ही दिखते हैं। और लेकिन यदि कांग्रेस और या इंडिया गवर्नमेंट इंडिया इतना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये भी उसकी एक विक्ट्री मानी जाएगी। जो पिछले 2.5 महीने के चुनाव में हमने देखा है, जिस तरह से मीडिया से लेके जिस तरह से उनको तवज्जो नहीं दी गई और फील्ड में जो उनका काम जो हमको लोगों को नहीं दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं आज इस परिणाम रिफ्लेक्ट होता है। जी ठीक है राजीव जी, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और बात इस बार यह है कि बीजेपी के लिए जीत की बात नहीं थी, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि बीजेपी 370 की बात कर रही थी, 400 का टारगेट सेट कर रही थी। फिलहाल लगातार रुझान क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे थे जनादेश 2024 आखिर क्या कह रहा है, रुझानों में क्या तस्वीर सामने आ रही है। तमाम बड़े जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, कितनी संतुष्टि आप लोग देख रहे हैं फिलहाल इन शुरुआती रुझानों में अपने लिए। मुकेश त्यागी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ऐसा है कि जी। सबसे जी आवाज आ रही है। जी। आप प्रश्न दोहराएंगी जरा एक बार फिर से, आपके क्या जी प्रश्न देखिए, था आपका? शुरुआती रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, संतुष्ट है या फिर उम्मीद में है? क्या कौन से स्टेज पर है इस वक्त आप लोग? नहीं देखिए, एक बात तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हैट्रिक लगा रहे हैं और दोबारा से प्रधानमंत्री स्थापित होंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है आने वाले 5 वर्षों तक लगातार एक बहुत मजबूत और संगठित पार्टी की तरह से इस देश का संचालन करेगी और आर्थिक जो स्थिति है देश की बहुत त्वरित गति से बढ़ेगी। हमारी देश की सुरक्षा और मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत का जो नाम जिस प्रकार से बढ़ा है, जो ख्याति बढ़ी है, जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसमें लगातार इजाफा होता चला जाएगा। देखिए, ऊपर नीचे ऊपर होना जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल सिद्धांत है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड एक्टर ने कहा है करप्ट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हम तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहुत विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस और बहुत संगठित पार्टी है जिसका राष्ट्रीय चरित्र है और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है। ये नहीं कि वो कहीं बाहर से जैसे सीपीएम सीपीआईएम चाइना से और रशिया से अपनी आइडियोलॉजी उधार करके लाते हैं। कुछ पार्टीज़ हमारे यहाँ भी ऐसी हैं जो कि हमारे देश को बाहर जा कर के हमारी डेमोक्रेसी को ललकारती हैं। राहुल गांधी जी ने गाली दी हमारी डेमोक्रेसी को यूके और यूएस में जा कर के। इस प्रकार के वक्तव्य हमारी तरफ से नहीं आते। सैम पिट्रोडा को देख लीजिए, किस प्रकार से इन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि भारतीय संविधान जो है खतरे में है, अगर 400 से ऊपर सीट आ गई तो मोदी जी संविधान को बदल देंगे। मैं समझता हूँ ये इन्होंने एक षड्यंत्र किया है देश के खिलाफ, देश को भड़काने का काम किया है और एक मजबूत सरकार को गिराने का जिस प्रकार से इन्होंने इंडी गठबंधन ने किया है, मैं समझता हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फॉरेन पावर्स लगी हुई हैं, सैम पिट्रोडा से लेके जॉर्ज सोरोस, और आपने देखा होगा फार्मर बिल में किस प्रकार से इन्होंने ऐसे अराजक तत्वों का सहारा लिया जिससे अंततः इनको फार्म बिल वापस लेने पड़ गए भारतीय सरकार को। और ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनकी उत्पत्ति जो है इमरजेंसी के माध्यम से, इनका परिवार जो था इमरजेंसी से आया था। इनका जो समर्पण 1984 में सिखों के प्रति आप देख लीजिए। पहले इनको जातीय, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी वीपी सिंह के द्वारा, राजीव गांधी जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दी थी। अब ये जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो कि सजा आफ्ता है, जैसे लालू प्रसाद यादव। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वो महत्वाकांक्षी रह गई। 5-5 आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक दूसरे का मुंह बंद हो जाता है जब दूसरे का नाम आता है। अखिलेश यादव उधर देख रहे हैं, ममता बनर्जी उधर देख रही हैं। तो देश देख रहा है कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ काल्पनिक रूप से इनकी सरकार बन भी जाती है तो क्या वो सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली है? जो नीतियाँ देश के अंदर हैं उनको ठोस तरीके से उनको कार्यान्वित करने वाली हैं। तो ये देश अब इनका ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया भर के यूट्यूबर्स और दुनिया भर के लोगों का सहारा लेकर के एक इन्होंने नैरेटिव गढ़ा और आंशिक रूप से सफलता दिखाई दे रही है। लेकिन
ये अभी शुरुआती रुझान है, इसमें कहीं कोई निष्कर्ष ना निकालें। बिल्कुल मुकेश जी, तस्वीर तो तभी साफ होगी जब बाकी सारे राउंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। इस बीच हमारे साथ कुमार श्रीकांत हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, प्रखर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी चंडीगढ़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास ही आते हुए प्रखर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही, जो तस्वीर आप देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में, एक संतुष्टि आपको मिल रही है इस तस्वीर से, और जिस तरीके से आपके मुख्यालय से भी तस्वीरें सामने आई, वहां पर पवन खेड़ा मौजूद थे, एक मुस्कान उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। तो पर जब भी आप चुनाव लड़ेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे, तो जनता आपको सपोर्ट करेगी। जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो जनता हमको वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता थे, वो कोई बात नहीं करी, अब इंटरनेशनल शादी बताने लगे इस चीज को। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 साल से सरकार में थे, आपको बताना चाहिए आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। आपको बताना चाहिए आप रोजगार कैसे लाएंगे, आपको बताना चाहिए कि महिला उत्पीड़न को कैसे खत्म करेंगे, आपको बताना चाहिए कि किसान की आय दुगनी कैसी होगी। ये कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, अपने काम की कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब इनसे इनका काम पूछिए तो बताने लगेंगे 1970 में तो ऐसा हुआ था, 1980 में तो ऐसा हुआ था। अरे साहब, आपको आईआईटी, एम्स, आईएम सारे इंस्टीट्यूट तो हमने दिए। जब हम सरकार में थे तो हमने लाखों करोड़ रुपए किसानों को माफ किया था। आप क्या कर रहे हैं? जनता के मुद्दों पर जब आप नहीं लड़ेंगे तो यही होगा। आप देखिए, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र और क्या क्या बातें नहीं करी इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान। तो जनता ने इनको जवाब दिया, और ये 400 पार का नारा था, अभी तो 200 समथिंग पर आए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। सरकार से बाहर जा चुके हैं, इनके शब्द बता रहे थे कि किसी भी तरीके सरकार बना ले तो वो इतनी मजबूत नहीं होगी। ये बताता है, ये डर बताता है। और जब भी आप जनता आपके अगेंस्ट खड़ी होगी, और जनता आपको नकार दिया है जनता ने, क्योंकि आप उनके मुद्दे ही नहीं उठाते हैं। और अभी देखिए, कुछ दिन, थोड़ी देर में और थोड़ा साफ हो जाएगा। सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से जनता के मुद्दों की सरकार लाएगा और जनता के लिए काम करेगा। ठीक है, यानी कि पूरा विश्वास है आप लोग को, और इस विश्वास ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। आप कुमार श्रीकांत जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस पार्टी की भी, हालांकि एनडीए जितने तो प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, बावजूद इसके अगर शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर या पूरे इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो प्रभावी वाकई साबित हुए हैं। जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, और हम लोग ये समझ रहे थे, क्योंकि देखिए लगातार तमाम जानकार भी ये समझ रहे थे कि ध्रुवीकरण जिस तरीके से हो रहा है, जातिगत आरक्षण की जो बात हो रही है, वो मुद्दे प्रभावी होंगे। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन फिलहाल तस्वीर क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जो संविधान बदल देंगे को लेकर जो विपक्ष ने एक बात लोगों तक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, और उसका काउंटर बड़ा लेट किया बीजेपी ने। मुझे लगता है कि उसका एक डेंट है बीजेपी को। दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी और बेहतर बात है कि 2014 और 2019 में इनको आप समझिए लोकसभा में इतनी भी सीटें नहीं थी कि नेता विपक्ष का इनको चेहरा माना जाए, यानी कि उतना बेहतर इन्होंने किया नहीं। लेकिन 2024 में अगर ये विपक्ष में रहेंगे तो नेता विपक्ष का चेहरा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लगता है अब राहुल गांधी आगे आएंगे और नेता विपक्ष का चेहरा बनेंगे। बहरहाल ये अलग विषय है। अब इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने वाकई मेहनत तो की जमीन पर, और अगर जो बात बीजेपी के मेरे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के मेरे मित्र को, तो अगर ऐसा नहीं है तो यूट्यूब ने कैसे उन 14 लोगों के खिलाफ जांच बैठाई है, जिस सोशल मीडिया का कांग्रेस ने इस्तेमाल किया बीजेपी के फॉलोअर्स या सिंपैथाइजर के सोशल मीडिया को डाउन करने के लिए। तो क्या यूट्यूब ने जांच गलत बैठाई है? क्या कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जिन लोगों को हायर किया और कैम्ब्रिज एनालिटिका को कांग्रेस ने हायर किया था, क्या वो सब गलत है? क्या जो आंकड़े आ रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, यानी कि वो जो कांग्रेस को लेकर थोड़ा मतलब अच्छा अखबार माना जाता है, ठीक है, वो अखबार अगर इन सारी चीजों को छाप रहा है, द हिंदू और कांग्रेस मतलब एक ही समझिए, द हिंदू अगर इन चीजों को छाप रहा है तो क्या कांग्रेस इन दोनों अखबारों को एक तरीके से साइडलाइन कर देगी? देखिए, कांग्रेस को लेकर आप जो भी कुछ कहिए, लेकिन एक बात पर तो कांग्रेस की पीठ ठोकनी पड़ेगी, उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा है। भले
समाजवादी की पीठ पर चढ़कर चुनाव लड़ा हो या अलग अलग राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी 202 की सीट से 272 पहुंचती है और 414 की सीट से कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में लेकर 93-94 पर आती है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात भी है कांग्रेस के लिए कि चलो 44 से तो बेहतर हुए, लेकिन राहुल गांधी को अभी बहुत राजनीतिक युद्ध लड़ना है। मुझे लगता है परिवार में भी, पार्टी में भी और लोकतंत्र में तो अभी लड़ना बाकी है। बिल्कुल कुमार श्रीकांत जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पर विपक्ष चुनाव लड़ता नजर आया है। प्रखर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पहले कह दीजिए, फिर उसके बाद ईशा ठाकुर आपके पास जल्दी से आते हैं। देखिए, अब राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके मगर कुछ चीजें हैं जो मुझे सही नहीं लगी। इन्होंने कहा हिंदू मतलब कांग्रेस पार्टी, इंडियन एक्सप्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये शब्दावली ठीक नहीं है। दूसरी चीज देखिए, अगर कोई अपोजिशन की जरा सी बात कर दे भाई, तो क्या पत्रकारिता का क्या काम है? पत्रकारिता का काम है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की बात करना। गवर्नमेंट कहीं गलत है तो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना, यही तो पत्रकारिता का काम है। तो उसमें मुझे लगता है कोई टैग कर दे कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कोई भी आईएएस पीसीएस का बच्चा तैयारी करता है तो वो दो हिंदू जैसे अखबार को जरूर पढ़ता है, उसके कोर्स में बताया जाता है। तो मुझे लगता है ये शब्द इनके ठीक नहीं है, इस पर मुझे आपत्ति है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से, आप हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए, हमारा एक वक्तव्य उठा लीजिए, एक वक्तव्य में हमने सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की बात करी है। हमने कहा है रोजगार कैसे युवा को दिया जाएगा। गवर्नमेंट का यही तो काम है, ऐसी पॉलिसीज बनाना कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा किसानों को उनकी आय का पैसा मिले, यही तो गवर्नमेंट का काम है। भारतीय जनता पार्टी इन सब की किसी की बात नहीं कर रही थी। आप देखिए, संविधान बदलने की बात किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। अरे 400 पार आ जाएंगे तो आप कौन सा संविधान बदलना चाह रहे थे? आप आरक्षण खत्म करना चाह रहे थे क्या? तो जब ये स्वयं ऐसी बातें करते हैं तो उसका जवाब कुछ भी बोले। अब मोदी जी को डायरेक्ट भगवान का अवतार बता दिया गया। मतलब कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे शक है कि मैं कैसे पैदा हुआ हूं। ये भी आज तक कभी सुना था? इससे पहले आपने किसी ने बोला हो कि अपने आप का अवतार बताने लगे? तो जनता देख रही, जनता ने आपको जनादेश इसलिए दिया है कि आप पॉलिसीज बनाए, काम करें। हर सांसद को एक निधि मिली है, उस सांसद निधि को क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लगाए। देखिए, अभी नतीजों से पहले तक आप लोग चुनाव आयोग को भी कितने आरोप लगा रहे थे। अब शुरुआती रुझान के बाद आप लोग की भी कहीं ना कहीं जुबान जो है बदली हुई से नजर आ रही है। चलिए, बेहतर बात है। नहीं, इसका भी जवाब मैं दे दे रहा हूं। ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई लगता है। हमने इतनी सारी शिकायतें करी और उसका निस्तारण चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया। तो ये क्वेश्चन की बात है और क्वेश्चन उठाना तो हमारा काम है ना साहब। कहीं कुछ होगा हम जनता के, लेकिन देखिए, उन्होंने चुनाव आयोग ने भी कहा कि भाई आप इल्जाम लगाइए, वो मंजूर करेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी शर्त इतनी है कि सबूत तो दीजिए। जयराम रमेश ने कहा था 150 जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाया गया है। खैर, चलिए, मुकेश त्यागी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो एक मोनोपोली चलाना चाहिए या तानाशाही का, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों पर आरोप लगता है, उसका क्या ये खामियाजा है जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विपक्ष ने जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना रोल अदा किया है। हमारे सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लगातार गालियां दी हैं। अब आप ये देखिए कि इनकी ईवीएम के ऊपर जो है, इनके मुंह में जो है दही जम गई है। अब ईवीएम की आलोचना करना बंद कर दिया इन्होंने। और अगर अभी चुनावी जो निष्कर्ष हैं वो पलट जाएं तो फिर ये ईवीएम को गालियां देने लगेंगे। अब यहाँ चलिए, ठीक है, अब अच्छी बात है, अब वो नहीं जिक्र कर रहे हैं तो उसको लेकर इंस्टिगेट मत कीजिए। चलिए, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ये कहते नजर आए थे कि अगर हार गए तो हाथ से बात निकल जाएगी। चलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। खत्म हो नहीं, मेरी बात कर रहे थे वो बीच। जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए।
ठीक है, चलिए शायद मुकेश त्यागी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कुमार श्रीकांत जी, पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे और इसी के साथ एक और सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो परंपरागत सीटें रही हैं उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से जीत को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा था, अमेठी का यहाँ मैं जिक्र करूंगी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं क्योंकि उन्होंने ललकारा था इसी सीट से कि राहुल गांधी हार के डर से कहीं ना कहीं रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अब वो खुद ही शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। देखिए, एक तो एंटी डेमोक्रेटिक लगता है मुझे जब आप किसी सीट को किसी पार्टी या किसी परिवार का कह देते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई सीट किसी की पार्टी, किसी परिवार की बाप की बपौती नहीं होती। दूसरा ये है, मेरा मानना है कि अगर बेहतर चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी ने लड़ा 2019 में, राहुल गांधी भागे वायनाड गए, और अभी भी बेहतर चुनाव अमेठी में स्मृति लड़ रही हैं। वो बात अलग है कि अभी जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो स्मृति के लिए बेहतर निकल कर नहीं आ रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर इतना ही वहां पर कांग्रेस को वेल एंड गुड का फैक्टर नजर आ रहा था तो राहुल गांधी क्यों नहीं लड़े? क्यों एक क्रच में जब माँ अपने बच्चे को छोड़ने जाती है, ऐसे डायलॉग सोनिया गांधी ने रायबरेली में क्यों कहा कि मैं अपने बच्चे को आपको सौंप रही हूँ? क्या वो बच्चा अमेठी में फिट नहीं बैठ पाया था? उस बच्चे को रायबरेली छोड़ना पड़ा। दूसरा, रायबरेली और वायनाड से अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं दोनों से, तो वायनाड तो छोड़ने वाले नहीं, तो रायबरेली वालों ने जो वोट दिया वो वोट का क्या होगा? सिफर रहेगा नतीजा। दूसरा ये है, महत्वपूर्ण यह है कि अच्छा चुनाव लड़ा है इंडी गठबंधन ने। फिर मैं इंडी कह रहा हूं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, मैं इंडिया जैसा शब्द नहीं दे सकता। तो अगर यह मामला चल रहा है तो महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये सोच रही है कि जो चुनाव उसने लड़ा है वो उसके कारण है। नहीं, कांग्रेस में टॉप अप हुआ है। कांग्रेस में जितने क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कांग्रेस को दिया है, बरस कांग्रेस ने कुछ खास क्षेत्रीय दलों को नहीं दिया है। आप उत्तर प्रदेश में 17 में से अगर 5 सीटें भी आप निकाल लेते हैं तो मुझे बताइए कैडर कहां है? आपके तो चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। आपने मजबूरी में जिन लोगों को हायर किया या जिन लोगों से मजबूरी में चुनाव लड़वाया और समाजवादियों ने आपके लिए बेहतर चुनाव का प्रबंधन किया, तो आपको मुझे लगता है कि श्रेय देना चाहिए अखिलेश को। और मुझे तो सबसे बड़ी समस्या ये लग रही है कि अब 2024 के बाद एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव होंगे तो क्या राहुल गांधी की राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आएगी? क्योंकि विपक्ष का चेहरा अखिलेश अच्छे होंगे, और अखिलेश अगर उत्तर प्रदेश में या बेहतर जगह पर घूम के, ये क्षेत्रीय दलों के उभार का समय है। मैं देख रहा हूं जहां तक अगर टीएमसी अच्छा कर रही है, समाजवादी अच्छा कर रही है, तो अखिलेश राहुल गांधी से बेहतर चेहरा होंगे। मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए ये अच्छा भी है, और अब समय कांग्रेस के लिए ये भी है कि वो प्रियंका को आगे लाए, क्योंकि प्रियंका अगर चुनाव लड़वाती तो ये 296 का जो आंकड़ा आप एनडीए को देख रहे हैं, हो सकता है ये आंकड़ा माइनस+ भी हो सकता था, क्योंकि प्रियंका राहुल से बेहतर भाषण देती है, लोगों से संवाद उनका अच्छा है, जुड़ाव उनका अच्छा है, तो अखिलेश और प्रियंका की जोड़ी बेहतर कर पाती। लेकिन अब बहरहाल वो तो अब 29 में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो अगर यही है परिणाम, तो ऐसे परिणाम, क्योंकि अब चलिए ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई है, तो ऐसी चीजों को अपने माथे लगाइए, और जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद पर अब क्या कहा जा सकता है। ठीक है कुमार श्रीकांत जी, और प्रखर सिंह जी हमारे से जुड़े हुए लगातार कुछ कहना चाहते हैं। तमाम बातें जो कुमार श्रीकांत जी ने कही कि अगर आपको पता था कि आप अमेठी से जीत रहे हैं तो वहां से क्यों राहुल गांधी ने शिफ्ट किया, और दूसरा सवाल ये, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लीड बनाती नजर आ रही है, इससे साफ ये तस्वीर जनता के सामने पेश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, जिन्हें आप पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं, वो एक सपोर्टिंग रोल में जाते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग ये सुबह से सोच के आए थे कि एग्जिट पोल के हिसाब से वो एक्चुअली सोच और पढ़ के आए थे, मगर अब आंकड़े तो कुछ और निकल आए, तो उनके पास कुछ रह नहीं गया है बोलने के लिए। तो क्या है, अब आरोप लगा दो कि भैया वो यहां से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे। हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़े चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल विषय है, इसमें कोई और बताने वाला कौन होता है। अमेठी से हमारे 40 साल पुराने कार्यकर्ता श्री केएल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और स्मृति ईरानी जी को हरा रहे हैं। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन है
तो भाई क्वेश्चन का तो कोई जवाब नहीं है। भाई कांग्रेस पार्टी शुरुआत से बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा जनता उसको सपोर्ट करेगी। अब इसमें जो हमारा इंडिया गठबंधन है, बहुत सारे लोगों तो इंडिया बोलने में, अरे भाई कोर्ट का आदेश नहीं आया है अभी कि इंडिया गठबंधन ना बोला जाए। अगर इंडिया को आप आई डॉट करके भी बोल सकते हैं, मगर कुछ लोग बिल्कुल वो है कि कुछ अलग बोलना ही है, हमको तो खिलाफ ही बोलना है। तो भाई जो सोच के आया बोला है, जनता ने जनादेश दिया है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन शुरुआत से खड़ा रहा, उसकी बात करता रहा। कोई नहीं बोलता है। आप ये इससे पहले सवाल नहीं उठा पा रहे कि बीजेपी ने एक बार भी जनता के मुद्दों की बात नहीं करी। बेरोजगारी पर बीजेपी ने क्या बात करी? जिनको भ्रष्टाचारी बोला उनको अपनी सरकार में ले लिया, ये सवाल नहीं पूछा जाता है। मगर खाली सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना है। अब ये आप पूछने लगे कि भाई साहब इसके बाद इंडिया गठबंधन में कौन कितना बड़ा, मतलब हमने शुरुआत में बोला है इंडिया गठबंधन डेमोक्रेसी में बिलीव करता है और डेमोक्रेटिक चीजों के लिए लड़ रहा है, और हम साथ में बैठेंगे। कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा हमारे आंतरिक विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना थोड़ा सा पूछ लिया करे, इसलिए क्योंकि वो 10 साल से सरकार में थे। बिल्कुल, देखिए पूछते हैं, और अगर अभी हमारे साथ मुकेश त्यागी जी होते तो प्रखर जी जरूर सवाल पूछती मैं उनसे भी निष्पक्ष तरीके से कि आखिर जो आपने सुना ही होगा कि मैंने सवाल किया था उनसे तानाशाही को लेकर भी। खैर चलिए, लेकिन जिस तरीके उन्होंने विदेशी ताकत बता दिया, मतलब कि अगर जनता उनके खिलाफ वोट कर रही तो उसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो गया। प्रखर सिंह जी, इस बात में देखिए आप बोलते हुए देखिए इसलिए भी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि नतीजों से पहले देखिए क्या तस्वीर थी, ये सबको पता है किस तरीके से आप लोग टूट पड़े थे बिल्कुल चुनाव आयोग के ऊपर। नहीं तस्वीर क्या, हम तो शुरुआत से बोल रहे हैं, जिस दिन से ये एग्जिट पोल आए थे अभी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के, कह रहे थे कि चुनाव आयोग सो रहा था और अब देखिए रुझान आ रहे हैं उनके फेवर में, तो कह रहे अब जगा हुआ है भाई। हाँ, तो अपने हिसाब से कि अगर अपने लिए सही हो रहा है तो फिर सब बढ़िया है, क्योंकि अभी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे। सुनिए तो जरा प्रखर जी, वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग सो रहा है। अब बताइए। नहीं, चुनाव आयोग जब बात नहीं सुने तो क्या उन्होंने हमारी जितनी भी एक दिन पहले तक सो रहा है और फिर तुरंत जग जाता है, ये थोड़ा जरा समझ से परे है। खत्म हो गया, चुनाव पूरा खत्म हो गया, मोदी जी यहाँ पर मंगलसूत्र की बात करते रहे, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते रहे। देखिए पीछे तो कोई भी नहीं रहा है प्रखर जी। अब आज देखिए जनता को रिपोर्ट कार्ड देने दीजिए, आज वाद विवाद में नहीं जाते प्रखर जी। सुनिए तो, आज वाद विवाद में नहीं जाते क्योंकि आज जनता रिपोर्ट कार्ड पकड़ा देगी। हमारा भी काम है आप सभी से सवाल पूछना, हम भी कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि जनता रिपोर्ट कार्ड लाए, उसके आधार पर फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है, ईशा ठाकुर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, क्या तस्वीर फिलहाल हरियाणा से सामने आ रही है? जिस तरीके से 4 और 6 का रेशियो वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, कितने राउंड की गिनती हो गई है, कितना इंतजार और होगा कि हरियाणा की तस्वीर जो है पूरी तरीके से क्लियर हो? देखिए कुछ सीटों पर जो तस्वीर है लगभग क्लियर हो चुकी है, जिसमें रोहतक, अंबाला और सिरसा की सीट है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हुए हैं, और दोपहर 3 से 4 बजे के करीब ही लगभग ये तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि 20 से 25 ये राउंड हैं जिसमें ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से लीड यहाँ पर रोहतक सीट में, सिरसा सीट में और अंबाला सीट में कांग्रेस की तरफ से ली गई है, उससे लगता है कि जो ये सीटें हैं ये कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, जिसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता आगे चल रहे थे, अब वहां पर नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर भी 50,000 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मित्र हैं राज बब्बर, वो आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए मात्र राहत की बात यह है कि करनाल उपचुनाव में 21,000 की जो लीड है वो अभी फिलहाल ले चुके हैं नायब सिंह सैनी, जो कि इस चुनाव लड़ रहे हैं करनाल का विधानसभा उपचुनाव। और दूसरी तरफ अगर हम करनाल लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी करीब 30,000 वोट की लीड यहाँ पर करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ऐसे में ये क्या है, क्योंकि अगर हम सोनीपत सीट की भी बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टक्कर देखने को मिल रही है, उसमें लीडिंग जो मार्जिन है वो करीब करीब 5000 वोट का ही है। तो अभी इंतज़ार करना होगा, लेकिन इसी के साथ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 8 बजे से पहले तक जिस तरीके से ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, बीजेपी पर भी ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग तो बीजेपी की कठपुतली है। ईवीएम पर धांधली बीजेपी की तरफ से ही 2014 में की गई, 2019 में की गई और अब भी की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन इंतजार करना होगा जो अंतिम परिणाम है उसका, क्योंकि जो नेता अभी आगे चल रहे हैं उसमें कुछ राउंड में वो पीछे भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम चंडीगढ़ सीट की भी बात करें तो यहाँ पर मार्जिन मात्र 5000 सीट का है। मनीष तिवारी भले ही इस वक्त आगे अब मार्जिन तो घटता बढ़ता रहेगा, ये लगातार इंतजार अपडेट्स करना भी हम होगा, देते रहेंगे। तमाम जनता हमारे से जुड़ी हुई है और स्क्रीन पर नजरें सबकी टिकी हुई है कि कौन कहां से आगे कौन कहां से पीछे चल रहा है। कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद है। कुमार श्रीकांत जी, बात तो ये थी ना, प्रतिष्ठा की बात थी, 282 सीटें, फिर 303 सीटें और इस बार 370 सीटें। जीत की बात नहीं थी, बात थी प्रतिष्ठा की। और जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार एक डबल डिजिट में ही सिमट जाएगी, 2014 में 44 सीटें जीती थी, 19 में आके 52 सीटें होकर इस बार कहा जा रहा था कि इस बार भी डबल डिजिट में सिमट जाएगी। लेकिन जो भी रुझान देखने को मिल रहे हैं, ट्रिपल डिजिट टच करती नजर आ रही है कांग्रेस इसमें। नहीं, इसमें देखिए कांग्रेस तो अच्छा कर ही रही है। मैंने पिछले अपने वक्तव्य में बताया कि कांग्रेस में एड ऑन हुआ है जो इंडी गठबंधन का I.N.D.I.A. का जो वोट है वो कहीं ना कहीं उसने उसको एक तरीके से फायदा पहुंचाया। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस बेहतर कर रही है और मैं मानता हूं कि 370 बीजेपी नहीं कर रही है और 300 प्लस भी नहीं जा रही है। पिछले बार वाला 303 का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा अगर अभी के इसको देखा जाए 296 के। लेकिन मेरा मानना है कि 1 बजे तक चीजें और बेहतर होंगी, 12:30 बजे तक। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें 2 चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि साहब मतलब बीजेपी ने बेहतर चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ने बेहतर चुनाव लड़ा, तो आखिर YouTube क्यों उन लोगों पर जांच बैठा रहा है जिन लोगों ने एक छोटे से चैनल को जो कांग्रेस सिंपैथाइजर था उसको लाखों व्यूज दिए, और जिस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर ही लाखों थे वो हजारों में व्यूज लेकर आ रहा है किसी प्रोग्राम को लेकर। तो आप कैम्ब्रिज एनालिटिका को पैसा देते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका चलिए 15 साल बाद ही सही कुछ आपके लिए बेहतर कर पाई। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है, बीजेपी को अब समझना चाहिएगा। अब मुझे लगता है कि बीजेपी वाले इस बात को बेहतर समझेंगे कि बीजेपी कख कर ले, कुछ भी कर ले, मुस्लिम उसको वोट देने वाले नहीं है। तो मेरा मित्र अब्बास, नरेंद्र मोदी के शायद मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को शायद थोड़ी बहुत अक्ल आई होगी और बीजेपी को भी अक्ल आई होगी कि अब्बास बचपन का मेरा मित्र और मुस्लिम कितना भी कर ले। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल मैं देख रहा था 3 से 4% किसी राज्य में भी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है, बाकी सीधे वो इंडी के साथ गए हैं। तो क्या आप जिन लोगों के वोट से आपकी सरकार बनती है, यानी कि जो आपके काडर है, जो आपका वोटर है, जो आपको 297 की टैली तक पहुंचा रहा है, आप 5 साल उसकी उपेक्षा करते हैं, 4 साल 360 दिन आप उसकी उपेक्षा करते हैं, और चुनाव से ऐन 5 दिन पहले आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं। यानी कि 4 साल आपको उन अपने काडर जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं उनकी आपको कोई मतलब सुध लेने की अपेक्षा नहीं। आप मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं जैसे कांग्रेस करती है, बल्कि कांग्रेस से ज्यादा आप मुस्लिम को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। वो मुस्लिम जो आपको वोट नहीं देते। तो मैं सीधा मानता हूं राजनीति इसी तरीके से होती है। जो आपका वोटर है अगर आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, देखिए चाणक्य ने कहा है वो राजा अपने मित्रों को पारितोषिक नहीं दे सकता और अपने शत्रुओं को दंडित नहीं कर सकता, उस राजा का सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल होता है, और ये सच भी है। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में इतने अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के लिए। तो देखिए दोनों ही खेमों में लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, किसको खाने का मौका मिलता है और किसको केवल देख के संतोष करना होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकते, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।